हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट चैप्टर में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। इसमें दो या दो से अधिक समुच्चयों में कुछ अवयव यदि कॉमन हैं तो वो कॉमन अवयव यानी उभयनिष्ठ एलिमेंट्स जो हैं वो उनके सर्वनिष्ठ में आ जाएंगे। कल की वीडियो में आपने देखा कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है यानी यूनियन क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन की बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या पढ़ते हैं कि एक उल्टा कप बना हुआ, जैसे आपने यूनियन में देखा एक कप बना हुआ था इस प्रकार से, ये साइन हो गया आपका यूनियन का। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसी कप को हम इस प्रकार से बना देते हैं। ये इंटरसेक्शन का साइन है और ये है आपका यूनियन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से अवयव आएंगे, समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित होते हैं। ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में लिख दिए जाते हैं। इसको सांकेतिक रूप में लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, तो वो अवयव यहाँ पर आपके लिख दिए जाएंगे। यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए में उपस्थित होगा तथा एक्स बी में भी उपस्थित होगा, मतलब दोनों में भी उपस्थित होगा, तो वो आपका ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब उदाहरण समझते हैं इस बात को। यह समुच्चय ए दिया गया जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और बी के जो एलिमेंट है ओनली 2 है। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है या कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो 2 आ गया आपका ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ए इंटरसेक्शन बी आया तो सीधे सीधे किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब आप ये भी कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है, यानी बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो ए में ना हो, और ए में ऐसे 2 अवयव हैं जो बी में नहीं है। तो आप याद होगा आपको कि प्रॉपर सबसे बताया गया था, जब उचित उपसमुच्चय बताया गया था तो उसकी डिफिनेशन यहाँ पर मैच कर रही है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है परंतु ए में ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी प्रॉपर सबसेट हो या फिर सबसेट हो तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी का सबसेट ए भी होता है और बी भी हो जाता है। उनका एक सबसेट ए भी होता है और बी भी होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी ए का भी उपसमुच्चय होता है और ए इंटरसेक्शन बी का भी उपसमुच्चय होता है। ये केवल इसी एग्जांपल के लिए नहीं है, ये प्रत्येक एग्जांपल के लिए हर जगह सही बात बताई है, ठीक है। इसका था सब। अगला एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी ये सेट ए के एलिमेंट हैं और सेट बी के एलिमेंट हैं बी डी ई, कुछ कॉमन है तो बी एंड डी इसमें भी है, बी और डी इसमें भी है। तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी में यही दोनों एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस एग्जांपल में ये भी देखा कि ऐसे 2 एलिमेंट यहाँ पर थे जो बी में नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट था जो ए में नहीं था, तो हमें क्या लेना है, केवल कॉमन लेना है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है केवल वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी और डी दोनों में कॉमन थे तो बी और डी ए इंटरसेक्शन बी में। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है उसमें देखिए ए में है 7, 8, 9 और बी में है 0, 1, 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है।
मतलब ए और बी में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, और हम अगर अब कॉमन नहीं मिल पा रहा तो फिर हम ए इंटरसेक्शन बी में कोई अवयव आएगा, कोई अवयव नहीं आएगा। और जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट या फिर हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं, और उसको फाई के द्वारा हम यहाँ पर निरूपित करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है यहाँ पर फाई, क्योंकि ए और बी जो है आपका उसमें कोई भी अवयव उपस्थित कॉमन नहीं। तो आप ये भी देखते हैं कि ए और बी में कोई अवयव कॉमन नहीं, और कल भी आपको बताया गया था कि यदि दो समुच्चय ऐसे हैं जिनमें एक भी अवयव घनिष्ठ नहीं हो, अर्थात उनका जो इंटरसेक्शन आप निकालें वो आपका फाई आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, वो दोनों क्या कहलाते हैं, परस्पर असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, एंड डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जांपल की अगर बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट यानी परस्पर क्या है, असंयुक्त समुच्चय। आइए अगला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ए एलिमेंट है 1 0 2 और बी के एलिमेंट है 0 1 2 3। अब आप अगर कॉमन देखें तो 0 1 2 0 1 2 दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही 0 1 0 2 या 0 1 2 कुछ भी लिख दीजिए आप, यही आ जाता है। और आप ये भी देखना है कि ये किसके बराबर हो रहा है, सेट ए के बराबर हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है, जबकि इस वाले एग्जांपल में देख रहे हैं आप कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब यहाँ ऐसा क्यों है, जो कि देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, परंतु बी में एक अवयव ऐसा भी है जो ए में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर ए केवल सबसेट भी होता बी का, तब भी आपका ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर ए के बराबर। एक एग्जांपल और है आपके पास, थोड़ा सा इनसे कठिन है। इसमें कहा गया है set A is a set of all x such that x square minus 9 equals to 0 where x belongs to R। belongs to R का मतलब क्या हुआ, R इधर क्या है, R एक सेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। and the set B is a set of all x such that x square minus 9 equals to 0 where x belongs to n। n for natural number, set of natural number यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दोनों में सेम कह दिया गया, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 दोनों में है, बस थोड़ा कंडीशन अलग हो गई। तो कंडीशन अलग होने से क्या एलिमेंट्स पे प्रभाव पड़ता है, देखिए आप पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखिए हमने सेट ए में जो एलिमेंट लिखे -3 लिखा +3 लिखा, अब ऐसा क्यों किया, तो देखिए यहाँ पर उसको विस्तार लिखा हुआ, कारण बताया गया है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्गमूल आप लेंगे अंडर रूट करेंगे तो +-3 आ जाएगी। और +3 हो या फिर -3 हो, दोनों बिलोंग करते हैं R में, यानी दोनों ही वास्तविक संख्याएं, चाहे +3 की बात करें चाहे -3 की बात करें। अब जब b की बात करते हैं तो इसमें हमने केवल 3 लिखा है, -3 क्यों नहीं लिखा, तो उसका क्या कारण है, देखिए जब x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं, ये आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है, +-3 आ जाती है। अब अगर हम 3 की बात करते हैं अर्थात +3 की बात करते हैं तो ये तो नेचुरल नंबर है, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल N, बट -3 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। -3 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका -3 नहीं लिखा गया है, क्योंकि आपको यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले x के मान रखे तो जाएंगे, परंतु वो मान रखे जाएंगे जो क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पर -3 जो है नेचुरल नंबर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर -3 को। अब आप देखिए a और b में कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, यही आ गया। अभी किसके बराबर है, इन 4 एग्जांपल्स 5 एग्जांपल से आपको काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि ए इंटरसेक्शन बी यानी दो समुच्चयों का हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और क्या क्या कंडीशन, लगभग सभी कंडीशन आपकी इन 4-5 एग्जांपल्स में आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम से इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर टोटल 4 स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं जो कि संभावित है, जिसमें सबसे पहली जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति है, मतलब अगर कोई स्थिति हमें नहीं बताई जाए तो हम यही स्थिति को मान करके चलते हैं। अब इस स्थिति की विशेषता यह है कि ए के कुछ अवयव बी में है
परंतु ए में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो बी में नहीं। इसी प्रकार बी के कुछ अवयव ए में हैं, परंतु बी में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो ए में नहीं। तो ये सबसे सामान्य स्थिति है, ठीक है। अब आप इनमें जहां पर भी देखिए, जहां पर भी छायांकित भाग होगा वो क्या दर्शाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ छायांकित भाग जो है आपका वो दर्शा रहा है ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित कर रहा है। अब जरा देखिए ए और बी का ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों में है, तो बीच का ये जो भाग है आपका दिखाई दे रहा है, ये भाग दोनों में उपस्थित है। इसीलिए जब ए इंटरसेक्शन बी को छायांकित करने की बात आई, शेड करने की बात आई, तो हमने यहाँ पर इनको खड़ी लाइनों से शेड कर छायांकित किया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो समुच्चय है, इसका जो ब्रैकेट आपका वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है, और इसको हमने बड़े वाले वृत्त को क्या कहा, ए है, और छोटा वाला वृत्त क्या है, बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है, परंतु ए में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो बी में नहीं है। मतलब प्रॉपर सबसेट वाली बात आ रही है। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी एक उचित उपसमुच्चय है किसका, ए का। बी उचित उपसमुच्चय है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर। जरा देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल आपको इसी चीज को बता रहा है। बी का प्रत्येक अवयव ए में था, यानी कि बी प्रॉपर सबसेट था किसका, ए का। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया था, बी के बराबर आया था। इसका मतलब अब आप अगर कहा जाए कि ए है और ये छोटा सा अंदर बी बना हुआ, दोनों में ऐसा कौन सा क्षेत्र है तो दोनों में कॉमन है, तो कौन सा क्षेत्र है, ये वाला। इतना ही तो भाग दोनों में कॉमन है। सीधी सी बात कही जाए, आपके हुसैनगंज का जितना भी एरिया है और आपके विद्यालय का जितना भी एरिया है, उसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन क्या मिलेगा, जितना विद्यालय का एरिया होगा वही कॉमन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही है, क्योंकि विद्यालय कहाँ स्थित है, हुसैनगंज में स्थित है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप किसे देखते हैं, यहाँ पर एक बड़े वृत्त में बी को बताया गया, छोटा वृत्त जो है वो ए का है। तो बस इसी के रिवर्स आपको कर दिया गया है। यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, परंतु बी में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो ए में नहीं है। तो यहाँ क्या, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है उचित उपसमुच्चय है बी का। तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप कुछ एग्जांपल में देखिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, परंतु बी में ऐसे भी अवयव हैं जो ए में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया था, ए के बराबर आया था। यहाँ पर देखिए जो हमने छायांकित भाग किया है, दोनों में कॉमन कौन सा भाग है, वो ए वाला है, इसी को छायांकित करते हैं। अब जो चौथी स्थिति है उसमें लिखा हुआ कि जब ए तथा बी में कोई भी अवयव घनिष्ठ ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला ए और बी में कुछ कॉमन मिला था क्या आपको, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे ये पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद सिटी है और फतेहपुर सिटी में कौन सा भाग कॉमन है, तो इलाहाबाद सिटी और फतेहपुर सिटी में कौन सा भाग कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब जो आपका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक इम्पटी सेट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। वही बात अभी आपको बताई गई थी पीछे, ए तथा बी परस्पर क्या हो जाएंगे, यहाँ असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट कहलाए जाएंगे, क्योंकि इनमें जो कोई भी अवयव घनिष्ठ नहीं, कॉमन नहीं। तो अगर इनका हमें दर्शाना होगा डायग्राम में, तो हम ए को अलग बना देंगे और बी को अलग बना देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, ना तो ए का कोई अवयव बी में, ना तो बी का कोई अवयव ए में है। तो जब कुछ मिला ही नहीं तो छायांकित किसको किया जाए, अर्थात कुछ भी छायांकित नहीं करना है। इसलिए हमने लिख भी दिया है कोई छायांकित भाग नहीं है। कोई छायांकित भाग नहीं होने का कारण क्या है कि दोनों असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कि हमने जो दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन किया है, परंतु 2 से अधिक समुच्चयों का, जितने भी आप चाहें उतने समुच्चयों का इंटरसेक्शन एक साथ कर सकते हैं। जैसे यूनियन कर सकते थे 1 से अधिक समुच्चयों का, 2 से अधिक समुच्चयों का, उसी प्रकार से इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई नोट के माध्यम से। जैसे ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए लिखा हुआ है, मतलब ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो खैर समझाने वाली कोई बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन 5, अगर हम कहें एक रिक्त समुच्चय है और एक समुच्चय ए जिसमें कुछ अवयव होंगे, तो कॉमन कुछ मिलेगा, आपको कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या आ जाएगा, इम्पटी सेट यानी कि 5 आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन
यू, यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अरे यू में तो सब कुछ विद्यमान है, तो अगर ए और यू में आप कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा? केवल ए ही कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और यू की बात करें तो ए जो है प्रॉपर सबसेट रहेगा क्या? इसका यू का, या यू अगर हम सबसेट भी कह रहे हैं तब भी सही है। ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में अगर आप कॉमन ढूंढ रहे हैं ए और यूनिवर्सल सेट में, तो कॉमन क्या आएगा? केवल ए कॉमन आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए और बी का चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख दें चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख दें, अर्थात क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्या आपस में बराबर। ऐसे आपने देखा था यूनियन वाले में भी ए यूनियन बी बराबर किसके था? बी यूनियन ए के, तो वहां पर भी क्रम विनिमय नियम लागू हुआ था, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रही थी, यहाँ पर भी होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी। जैसे हमने अभी बताया कि दो से अधिक समुच्चयों का भी हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ 3 का इंटरसेक्शन किया जा रहा है। तो देखिए जैसे इन्होंने ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला और फिर ए और उसके साथ में इंटरसेक्शन निकाला। इधर देखिए पहले हमने ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर जो आया उसका सी के साथ में इंटरसेक्शन निकाला। तो क्या दोनों के मान अलग अलग लगाएंगे? बिल्कुल नहीं अलग लगाएंगे। ये और ये क्या है? आपस में बराबर हैं, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है? ये बता रहा साहचर्य नियम लागू होता है। ये साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड कर रही। अब यहाँ पर जो तर्क दिया गया था उसी तर्क को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x belongs to a इंटरसेक्शन b। अगर हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, हमसे किसी ने कहा x एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में है, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो निष्कर्ष निकलता है हमारा कि x a में भी होगा और x b में भी होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में वही चीजें आएंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, इसलिए x जो होगा वो a में भी होगा और b में भी। हाँ, अगर हमसे किसी ने ये बता दिया कि देखिए x जो है वो a में भी है और b में भी है, तो इसका मतलब निश्चित बात है कि जब इंटरसेक्शन किया जाएगा तो कॉमन एलिमेंट x होगा, तो x भी तो इंटरसेक्शन b में आ जाएगा। तो अगर आपको मालूम है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो इसका निष्कर्ष क्या है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और यदि आपको ये मालूम है कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसलिए बीच में क्या लगा हुआ? टू वे इंप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है, यानी इफ एंड ओनली इफ। ये आपको मालूम है उसका निष्कर्ष ये है, और अगर आपको ये मालूम है तो उसका निष्कर्ष ठीक है, यदि और केवल ये इफ एंड ओनली इफ। डिमॉर्गन्स लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसको सिद्ध करना भी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन आप पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन भी समझ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया जाएगा तो किसके बराबर रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। इसी प्रकार इसका दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की बात की जाए तो ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर। तो आप 3 समुच्चय ले लीजिए तो उसका वेरिफिकेशन भी करना। आप अगर लेफ्ट साइड को निकालें, लेफ्ट साइड निकालने का मतलब यह है कि पहले आप बी यूनियन सी निकाल लें और फिर बी यूनियन सी निकालने के बाद उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन करें, जितना आएगा। उस साइड की बात करें तो पहले आप ए और बी में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, फिर दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो ये पक्ष और ये पक्ष क्या आएगा? बराबर। इसी प्रकार सेकंड वाले की बात करें कि बी इंटरसेक्शन सी आप पहले निकाल लीजिए, बाद में आप उसका ए के साथ में यूनियन करिए तो भी उतना ही आएगा। या फिर हम ऐसा करते हैं कि ए और बी का यूनियन कर लेते हैं, इधर ए और सी का यूनियन कर लेते हैं और फिर दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, इधर भी इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, तो ये भी अब भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और दोनों ही अच्छे नियम बताए गए हैं डिमॉर्गन्स के द्वारा। इनको हम वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, और आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो इस प्रकार से अपने तरफ से कुछ भी एग्जांपल कोई भी ले करके प्रूव कर सकते हैं, यानी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे लेट कर लीजिए कि आपको देना है, आप घर पे कर सकते हैं। एक मान लीजिए 1 2 3 कर दिया आपने, बी में कर लिया आपने 2 3 4 5,
एंड सी में आपने कर लिया 1 3 7 9। अगर आप इन तीन की बात करें ना, तीनों में आप करेंगे तो आपका ये दोनों ही प्रूव हो जाएंगे, दोनों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। दिस इज नॉट प्रूफिंग, दिस इज वेरिफिकेशन। ओनली केवल सत्यापन आप कर रहे हैं, आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको उदाहरण को नहीं करते, LHS और RHS दोनों का निकाल करके देखेंगे तो बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको इंटरसेक्शन से संबंधित सभी बातें बताई गई। एक बार आप अपनी बुक से भी रीड करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि किसी को भी बीच से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। आप क्रम से वीडियो देखना शुरू करें, जैसे समुच्चय की जहाँ से शुरुआत होती है उसके बाद से क्या बताया गया, हर एक वीडियो को आपको बहुत गहनता से देखना पड़ेगा और आपको बुक में भी रीड करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर सेट का चैप्टर ऐसा है और इसके बाद वाला चैप्टर ऐसा जिसमें लिखने का बहुत बड़ा महत्व है। आपने आपकी पेन की एक गलती पूरा सवाल आपका गलत कर सकती है, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखें, पढ़ें, समझें, बहुत ही उसका बारीकी से अध्ययन करें, बहुत ही ध्यान रख करके आप काम करेंगे, तभी आपका ये सही हो पाएगा। ठीक है, आशा है कि सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। धन्यवाद।